हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग चेक बोर्ड क्लास 9 का सेकेंड टर्म का, ठीक है, सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन 2021 टू 2022 सेशन, इसका हम लोग मॉडल क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर मैथ का मॉडल क्वेश्चन सोल्व करेंगे और मैथ का मॉडल क्वेश्चन सेट 1, टोटल सेट 3 है, सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3 भी है। तो सेट 2 सेट 3 बाद में हम लोग सोल्व करेंगे। जब मैं सेट 2 सेट 3 अपलोड करूंगा तब डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग अभी सेट 1 यहाँ पर सोल्व करेंगे। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए पूर्णांक आपका 40 मार्क्स का होगा, ठीक है। सेकेंड टर्म में हर एक सब्जेक्ट 40 मार्क्स का होगा और सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होगा वो सब्जेक्टिव होगा। इस बार सब्जेक्टिव होगा, यानी कि आपको लंबा लंबा आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। और आपका समय रहेगा 1.5 घंटे का, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए क्लास 9 गणित, और यहाँ पर 40 फुल मार्क रहेगा, 1.5 घंटे का रहेगा, ठीक है, 1.5 घंटे का रहेगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पर देखिए सेक्शन ए, पहला नंबर, एक चतुर्भुज के कोनों 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2 × 5 = 10 लिखा हुआ है, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन है इस तरीके का, और सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग पहला नंबर का आंसर लिखते हैं। इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, कोण का अनुपात 3:5:9:13 है, ठीक है। और आगे देखिए चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री होता है, सभी को पता होगा। तो देखिए माना चतुर्भुज के कोण 3x, 5x, 9x और 13x है। यहाँ पर चतुर्भुज इस तरीके से रहता है, तो इसको हम लोग ABCD इस तरीके से कोण ले लेंगे। तो यहाँ पर कोण A बराबर हो जाएगा 3x, कोण B बराबर हो जाएगा 5x, कोण C बराबर 9x और कोण D बराबर 13x। अब यहाँ पर हम लोग 3x, 5x, 9x और 13x को जोड़ देंगे तो 30x हो जाएगा। 30x बराबर 360। अब इसको सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू 12 आ जाएगा। इस तरीके से x का वैल्यू 12 डिग्री आया है। अब यहाँ पर हम लोग ABCD का मान निकाल लेते हैं। अतः कोण A बराबर 3x बराबर 3 × 12 बराबर 36 डिग्री। उसी प्रकार B 5x बराबर 5 × 12 बराबर 60 डिग्री। कोण C बराबर 9x बराबर 9 × 12 बराबर 144। और यहाँ पर देखिए कोण D बराबर 13x बराबर 13 × 12 = 156। ये हो गया इसका आंसर। ये चारों इसका आंसर है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है सेम टू सेम आपको लिखना है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड नंबर, नीचे दी गई आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं। कोण BOC बराबर 30 डिग्री तथा कोण AOB बराबर 60 डिग्री। यदि चाप ABC के आंतरिक वृत्त पर D एक बिंदु है तो कोण ADC ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कोण ADC, ये वाला कोण हम लोगों को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए आपको इस प्रकार सोल्व करना है। यहाँ पर दिया है कोण BOC बराबर 30 डिग्री, कोण AOB बराबर 60 डिग्री और कोण ADC बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि कोण ADC हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कोण AOC बराबर कोण BOC प्लस कोण AOB हो जाएगा। अब यहाँ पर BOC 30 डिग्री दिया हुआ है और कोण AOB 60 डिग्री दिया हुआ है, दोनों को जोड़ देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा कोण AOC। अब यहाँ पर देखिए आपको ध्यान में रखना है कि कोण ADC बराबर हाफ कोण AOC। देखिए परिधि पर का कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। यहाँ पर देखिए ये जो कोण है, जितना भी कोण रहेगा उसका ये वाला आधा हो जाएगा, ठीक है। केंद्र पर जो कोण रहता है उसका परिधि पर जस्ट आधा हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर देखिए इसको हम लोग जोड़े हैं तो टोटल 90 हुआ है, तो 90 का आधा 45 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 45 हो जाएगा। अगर मानकर चलिए ये पूरा कोण आपका 100 डिग्री का रहता तो ये वाला कोण 50 डिग्री का हो जाएगा। उसी प्रकार अगर ये वाला कोण मानकर चलिए 40 डिग्री का है तो ये वाला हो जाएगा आपका 20 डिग्री का, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। तो आगे इसको हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए कोण ADC बराबर हाफ कोण AOC का मान अभी हम लोग 90 डिग्री निकाल रहे हैं, तो इसको सोल्व कर देंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। तो 45 डिग्री ये हमारा आंसर आ चुका है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर
45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। कोई भी एक बिंदु ले लेना है, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु, और वहाँ पर 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखिए सबसे पहले आपको अगर 45 डिग्री का एंगल बनाना है चाप से, तो इस तरीके से एक लाइन खींच लेना है। लाइन खींचने के बाद कोई भी एक चाप लीजिएगा और चाप का जो नीडल होता है, सुई होता है, उसको यहाँ पर रखकर इस तरीके से एक चाप काटिएगा, ठीक है। उसके बाद चाप को छोटा बड़ा किए बिना ये वाला जो नीडल है चाप का, इसको यहाँ पर रखना है और एक चाप काटना है। ये आपका 60 डिग्री का बन गया। फिर नीडल को यहाँ पर रखकर फिर से और एक बार यहाँ पर काटिएगा, तब ये बन जाएगा 120 डिग्री का। अब देखिए 120 डिग्री और 60 डिग्री का मध्य बिंदु निकालना है। यहाँ पर नीडल रखकर इस तरीके से एक पेंसिल से यहाँ पर चाप काटेंगे, चाप से फिर यहाँ पर चाप का नीडल को रखकर पेंसिल इधर हम लोग चाप काटेंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। जो मिलेगा बिंदु उसको सीधा मिला देंगे यहाँ पॉइंट से, तो ये 90 डिग्री का कोण बन जाता है। अब 90 डिग्री का हम लोग आधा कर देंगे, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का आधा करेंगे तो 45 हो जाएगा। तो एक जो चाप का नीडल है उसको यहाँ रखेंगे और इस तरीके से पेंसिल से काटेंगे, पेंसिल इधर घूमेगा, चाप का पेंसिल इधर घूमेगा। फिर दोबारा उसी चाप को छोटा बड़ा किए बिना यहाँ पर चाप का नीडल को रखेंगे, ये वाला नीडल है, इसको यहाँ पर रखना है और इधर एक बार चाप मारना है। यहाँ पर देखिए जहाँ पर कटेगा उस बिंदु को यहाँ से मिला देना है और इस तरीके से जो लाइन बनेगा ये हमारा 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का 3 भुजा होता है, उसमें से 2 भुजा का मान दिया हुआ है 8 और 11 और परिमाप दिया हुआ है। तो परिमाप से हम लोग तीसरा भुजा आराम से निकाल सकते हैं, उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा। ए यानी कि त्रिभुज का पहला भुजा 8 दिया हुआ है, बी यानी कि दूसरा भुजा 11 और तीसरा भुजा नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए परिमाप बराबर ए जोड़ बी जोड़ सी यानी कि तीनों भुजा का योग को परिमाप कहते हैं। त्रिभुज का तीनों भुजा का योग को परिमाप कहते हैं। तो परिमाप का वैल्यू दिया हुआ है देखिए 32 और ए का वैल्यू 8 और बी का वैल्यू 11 और सी का वैल्यू यहाँ पर हम लोग सी ही रहने देते हैं अभी। अब सोल्व करेंगे, 8 और 11 को जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। 19 को बराबर का दूसरे साइड लाएंगे तो -19 हो जाएगा। अब 32 में हम लोग 19 घटाएंगे तो 13 बचेगा। इस तरीके से सी यानी कि तीसरा भुजा, त्रिभुज का तीसरा भुजा बराबर 13 सेंटीमीटर। अब विषमबाहु त्रिभुज है यह वाला, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई भी भुजा बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग हीरोन का सूत्र अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एस का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, अर्ध परिमाप का वैल्यू निकालेंगे तो 32/2 यानी कि 16 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको लिखना है सेंटीमीटर, ओके, 16 सेंटीमीटर एस का वैल्यू आएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √S इंटू S माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे हम लोग, पूरा वैल्यू रखकर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए फाइनली आंसर आ जाएगा 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, ज़्यादा भास्ट नहीं है, बहुत ही बेसिक सा है। अगर दिक्कत हो रहा है इसको सॉल्व करने में तो कमेंट कीजिए, मैं इसे अच्छी तरीके से और एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अभी तक जितना भी मैंने बताया अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, या फिर बाद में भी अगर आपको दिक्कत होता है वीडियो के किसी भी पार्ट में कहीं पर भी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उसे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूँ किसी और वीडियो में। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए। एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, 2 3 4 5 0 1 3 3 4 और 3 गोल किए हैं, ठीक है। इन गोलों के माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा। सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ है उसको आरोही क्रम में सजाएंगे तो 0 1 2 3 3 3 3 4 4 5 हो जाएगा। अब माध्य सबको जोड़ देते हैं और जितना भी यहाँ पर नंबर रहता है, जितना डाटा रहता है उससे भाग देते हैं। तो देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, तो यहाँ पर 10 से भाग दे देंगे इसको हम लोग। तो देखिए टोटल ऊपर का जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। 28/10, 28/10 को सोल्व करेंगे तो 2.8 ये हो जाएगा इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए। आंकड़ों 14 25 14 28 18 17 18 14 23 22 14 18 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करना है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वही इसका बहुलक हो जाएगा। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। आरोही क्रम
देखिए आरोही क्रम में सबसे पहले सजाएंगे हम लोग तो 14 14 14 14 17 18 18 18 22 23 25 और 28 हो जाएगा। सबसे अधिक बार कौन है? देखिए 14 4 बार है, 17 एक बार है, 18 3 बार है और इधर एक एक बार है। तो सबसे ज़्यादा देखिए 14 4 बार है, तो इसलिए बहुलक इसका 14 आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 7 नंबर, एक सिक्के को 1000, ठीक है, 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पर चित्त यानी कि आपका जो हेड है वो 455 बार आया है और वहीं पट यानी कि टेल आपका आया है 445 बार। तो देखिए प्रत्येक घटना की प्रायिकता अभिकलित कीजिए। तो चलिए हम लोग इसका प्रायिकता निकालते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, सिक्के की संख्या 1 है, उछालने की संख्या 1000 है और हेड कितना बार आया है 455 और टेल आया है 445 बार। तो हेड और टेल का प्रायिकता निकालना है। देखिए हेड आने की प्रायिकता, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 455/1000। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 0.455 हेड आने की प्रायिकता है। और देखिए टेल आने की प्रायिकता 545/1000 सोल्व करेंगे तो 0.454 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये दोनों इसका आंसर है, दोनों को आप लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए सेक्शन बी। सेक्शन बी देखिए 3 गुना 5 बराबर 15 लिखा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि टोटल आपका 5 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप गौर कीजिएगा तो देखिए 8 9 9 के बाद आपका यहाँ पर 10 11 फिर 12 उसके बाद 13 13 के बाद फिर से यहाँ पर देखिए 14 नंबर भी है, 14 नंबर लास्ट है। तो टोटल यहाँ पर देखिए 8 9 10 11 12 13 और 14, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन उनमें से सिर्फ एग्ज़ाम में आपको 5 बनाना रहेगा, ठीक है। एग्ज़ाम में सिर्फ आपको 5 बनाना है, ठीक है। यहाँ पर 5, आई थिंक यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गया होगा, छूट गया होगा कि इनमें से किन्हीं 5 का आंसर दे। इस तरीके से आपका क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मॉडल क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ABCD एक समचतुर्भुज है और PQR और S क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। दर्शाएं कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, हल लिखकर दिया है ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें PQR और S क्रमशः AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। चतुर्भुज PQRS बनने के लिए PQQRRS और SP को मिलाया गया है। अगर देखिए रचना A और C तथा B और D को मिलाया। यहाँ पर देखिए इस यहाँ पर जो डायग्राम है इसको आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। आगे देखिए सिद्ध करना है PQRS एक आयत है, ये आपको सिद्ध करना है। उसके बाद प्रमाण, यहाँ पर देखिए आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि सबसे पहले दिया है ये आपको लिखना ही पड़ेगा, उसके बाद रचना करना है तो लिखना ही पड़ेगा, सिद्ध करना है इसको भी लिखना पड़ेगा, फिर प्रमाण, ये 4 चीज़ आपको लिखना है। इसको एक भी मिस कीजिएगा तो नंबर कटेगा, ठीक है। सबको लिखना है आपको। आगे देखिए प्रमाण में त्रिभुज ABC में, देखिए त्रिभुज ABC में यहाँ पर देखना है, ठीक है। त्रिभुज ABC में यहाँ पर देखिए PQ समानांतर AC और PQ बराबर हाफ AC मध्य बिंदु प्रमेय से। फिर देखिए इसी तरह त्रिभुज ACD में RS समानांतर AC और RS बराबर हाफ AC, ये समीकरण दूसरा हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण दूसरा मान लेंगे। अब नीचे देखिए समीकरण 1 तथा 2 से PQ समानांतर RS और PQ बराबर RS, अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। अगर देखिए SR समांतर AC गिब्स SG समांतर NM, इसी तरह SN समांतर GM
अतः SNMG एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मतलब समानांतर चतुर्भुज है। आगे देखिए, परंतु कोण NMG बराबर 90 डिग्री। कोण NMG यहाँ पर 90 डिग्री है। ओके, 90 डिग्री है। अतः PQRS एक आयत है। यह प्रूव्ड हो गया। तो इसको आपको सेम टू सेम याद कर लेना है। 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से याद हो जाएगा। और अगर समझ में दिक्कत हुआ है तो मुझे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। मैं इसका अलग से अच्छी तरीके से किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं यहाँ पर जल्दी कर रहा हूँ, इसीलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसीलिए, क्योंकि बस मॉडल क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर देखना है और पैटर्न देखना है बेसिकली इसमें। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको पानी याद कर लेना है। इसमें से क्वेश्चन रहेगा आपका फाइनल एग्जाम में। आगे देखिए 9 नंबर, दर्शाइए कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करती है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा। सबसे पहले दिया है तो लिखना ही पड़ेगा आपको, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है तथा AD एक माध्यिका है। देखिए ABC एक त्रिभुज है और AD, ये वाला जो AD इसका माध्यिका है। अब आगे देखिए सिद्ध करना है। एरिया ऑफ ABD बराबर एरिया ऑफ ACD, यह हम लोगों को सिद्ध करना है। रचना क्या किए हम लोग, AN लंब BC, AN हम लोग लंब खींचे हैं, AN लंब खींचे हैं BC पर। ओके, अगर देखिए प्रमाण, एरिया ऑफ ABD बराबर 1/2 गुने आधार गुने यहाँ पर शीर्ष लंब। ठीक है, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो 1/2 गुना आधार यहाँ पर देखिए BD है और शीर्ष लंब आपका AN है, बराबर 1/2 गुनी CD। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है BD, उसको CD के साथ रिप्लेस किया गया है, CD, क्योंकि यह माध्यिका है। ठीक है, माध्यिका है तो माध्यिका जो है वो 2 बराबर भाग में बांट देता है। त्रिभुज का जो भी साइड में रहता है माध्यिका उसको। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए चूँकि BD बराबर CD है, इसलिए यहाँ पर हम लोग BD के स्थान पर CD लिख सकते हैं। और AN के नीचे तो AN है और 1/2 के नीचे 1/2 है। अब इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब उसी प्रकार देखिए त्रिभुज ACD बराबर 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब, यहाँ पर भी 1/2 गुनी CD गुना AN हो जाएगा। इसको समीकरण हम लोग दूसरा मान लेंगे। ठीक है, दूसरा मान लेंगे। इस तरीके से समीकरण 1 तथा 2 से एरिया ABD बराबर एरिया ACD यह प्रूव्ड हो गया। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 10 नंबर, सिद्ध कीजिए वृत्त की बराबर जीवाएं वृत्त पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो इसको हम लोगों को सिद्ध करना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर, इसको बना लेना है सेम टू सेम। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 समान जीवा, ये दोनों समान जीवा है RS और PQ, और यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये दोनों कोण बराबर है, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। ठीक है, समझ में आया होगा, ये दोनों कोण बराबर है, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए दिया गया है, क्या दिया गया है, जीवाएं PQ बराबर RS, सिद्ध करना है हम लोगों को कोण POQ बराबर कोण ROS। उत्पत्ति यहाँ पर, यानी कि इसको आप प्रमाण में लिख सकते हैं। ठीक है, प्रमाण या उत्पत्ति दोनों सेम होते हैं। देखिए त्रिभुज POQ और त्रिभुज ROS में PQ बराबर RS जीवाएं बराबर दी गई है। फिर देखिए OP बराबर OP, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं दोनों बराबर है। अगर देखिए OQ बराबर OS, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। इस प्रकार SSS नियम से त्रिभुज POQ सर्वांगसम त्रिभुज ROS हो गया, यानी कि इसीलिए सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस प्रकार CPCT से अतः POQ बराबर ROS ये हमारा प्रूव्ड हो गया है। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, यदि एक रेखा 2 संकेंद्री वृत्तों को जिनका केंद्र O है ABC और D पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD है। यहाँ पर देखिए AB बराबर CD, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। यहाँ पर सकेंद्री 2 वृत्त है,
सकेंद्री कहने का मतलब यहाँ पर जो दो वृत्त हैं, दोनों वृत्त का एक ही केंद्र O है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो इसको आपको इस प्रकार हल करना है। देखिए यहाँ पर सिद्ध करना है AB बराबर CD प्रमाण। सिद्ध करने के बाद यहाँ पर हम लोग प्रमाण लिखेंगे। केंद्रों से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। चूँकि BC छोटे वृत्त की जीवा है तथा OM लंब BC, इसलिए BM बराबर CM, BM बराबर CM, ये दोनों बराबर हो जाएगा। पुनः AD बड़े वृत्त की जीवा है। देखिए AD जो वो बड़े वृत्त की जीवा है तथा OM लंब AD, अतः AM बराबर DM। और देखिए ये वाला जो BM बराबर CM है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और AM बराबर DM, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर AM माइनस BM बराबर DM माइनस CM। तो इस प्रकार सोल्व करेंगे तो AB इज इक्वल टू CD, ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, इसको आपको नोट करना है, इसे याद कर लीजिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 12 नंबर, निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ों का माध्यक 63 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए x और यहाँ पर कोमा x प्लस 2 है, तो यहाँ पर हम लोगों को x का मान ज्ञात करना है। इसका माध्यक ऑलरेडी 63 दिया हुआ है, तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए इसको आपको इस प्रकार सोल्व करना है। यहाँ पर जो कुछ भी डाटा दिया हुआ है यह आपका आरोही क्रम में दिया हुआ है, बढ़ते क्रम में दिया हुआ है। देखिए यहाँ प्रेक्षणों की संख्या यानी कि n बराबर 10 एक सम पूर्णांक है। जब सम रहता है तो माध्यक का फॉर्मूला इस तरीके से होता है, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बट्टे 2। यहाँ पर देखिए n का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे बट्टे 2वां पद, और यहाँ पर n यानी कि 10/2 प्लस 1वां पद बट्टे 2। अब यहाँ पर देखिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पर 10/2वां पद यानी कि 10 को 2 से भाग दे देंगे तो 5 आ जाएगा, 5वां पद प्लस यहाँ पर 5 प्लस 1 6, 6वां पद बट्टे 2। तो यहाँ पर देखिए 5वां पद क्या है, 1 2 3 4 5 x हो गया 5वां पद, और वहीं पर 6ठा पद हो गया x प्लस 2। तो यहाँ पर हम लोग देखिए x प्लस 2 मान रख देंगे बट्टे 2, तो बट्टे 2 लिख देंगे नीचे, और माध्यक ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 63 है। इसको सोल्व करेंगे हम लोग, 2 इधर आ जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो गुना कर देंगे तो 126 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्लस 2 है, बराबर का इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2x तो रहेगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस कर देंगे 126 में 2 तो 124 बचेगा, और यहाँ पर देखिए 2 बराबर किधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 124/2, और इसको भाग दे देंगे तो x बराबर 62। ये हो गया हमारा आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, बीजों के 5 थैलों में से प्रत्येक थैलों में 50 बीज यह दृश्यया चुनकर उन्हें ऐसी मानकीकृत अवस्थाओं में रखा गया जो अंकुरण के अनुकूल हैं। 20 दिन बाद प्रत्येक संग्रह में अंकुरित हुए बीजों की संख्या गिनकर नीचे दर्शाए अनुसार एक सारणी में लिखी गई। तो यहाँ पर देखिए थैला पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और अंकुरित बीज की संख्या 40, 48, 42, 39 और 41। तो यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन, उसका आंसर देना है। निम्नलिखित बीजों के अंकुरण की प्रायिकता क्या है। देखिए एक थैले में 40 से अधिक बीज, और दूसरा है एक थैलों में 49 से अधिक बीज, और तीसरा देखिए एक थैलों में 35 से अधिक बीज। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, दिया है कुल थैलों की संख्या 5। अगर देखिए उन थैलों की संख्या जिनमें 50 बीजों में से 40 से अधिक बीज अंकुरित हुए हैं उसकी संख्या है 3। अतः P यानी कि प्रायिकता, एक थैले में 40 से अधिक अंकुरित बीज का प्रायिकता क्या हो जाएगा। देखिए कितना थैला है जिसमें 40 से अधिक अंकुरित हुआ है, 3, और टोटल कितना संख्या है 5, तो 3/5 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो 0.6, ये हमारा आंसर आ जाएगा पहला नंबर का। फिर देखिए दूसरा, उन थैलों की संख्या जिसमें 49 बीज अंकुरित हुए हैं,
तो जीरो, जीरो में 49 बीज अंकुरित हुए हैं, अतः पी यानी कि प्रायिकता एक थैले में 49 अंकुरित बीज, तो 0/5 हो जाएगा। 0/5, तो यहाँ पर बराबर देकर जीरो लिख देना है, यहाँ पर जीरो नहीं लिखना है। 0/5 बराबर जीरो, ये हो गया इसका आंसर। फिर देखिए तीसरा, उन थैलों की संख्या जिनमें 35 से अधिक बीज अंकुरित हुए हैं 5। 5 ऐसे थैले हैं जिसमें 35 से अधिक बीज अंकुरित हुए हैं, अतः अपेक्षाकृत प्रायिकता 5/5 हो जाएगा। 5 थैला में 35 से अधिक बीज हुआ है, टोटल संख्या हमारा थैला का 5 है, तो 5/5 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ चुका है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन, 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छिक चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े लिए गए हैं। परिवार में लड़कियों की संख्या 2, 1 और 0, परिवार की संख्या यहाँ पर देखिए 475, 814 और 211 है। देखिए यह दृश्य चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें 2 लड़कियां हो, 1 लड़की हो या कोई लड़की नहीं हो। तो बहुत ही आसान है, 13 नंबर के जैसा ही है। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। देखिए हल, पहला PE2, ठीक है। देखिए एक परिवार में 2 लड़कियां होने की प्रायिकता, देखिए बराबर 2 लड़कियों वाले परिवार की संख्या बटे कुल परिवारों की संख्या। तो 2 लड़की वाला संख्या कितना है, 2 लड़की वाला परिवार कितना है 475 और टोटल 1500 है, जैसे 13 नंबर में किए थे हम लोग। इसको भाग दे देंगे तो 19/60, ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 लड़की वाला परिवार का प्रायिकता। फिर देखिए दूसरा PE1 यानी कि एक लड़की का प्रायिकता, ठीक है। देखिए एक परिवार में 1 लड़की होने की प्रायिकता बराबर 1 लड़की वाले परिवार की संख्या बटे कुल परिवार की संख्या। तो 1 लड़की कितना परिवार में है 814 परिवार में, टोटल परिवार 1500 है। सोल्व कर देंगे तो 407/750 आंसर आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। फिर देखिए तीसरा PE0 यानी कि जिसमें लड़कियां नहीं हैं वैसे परिवार की प्रायिकता, बिना लड़की वाले परिवार की प्रायिकता। देखिए बिना लड़की वाले परिवारों की संख्या बटे कुल परिवारों की संख्या, तो कितना ऐसा परिवार है जिसमें लड़की की संख्या 1 भी नहीं है, तो 211 और टोटल परिवार 1500 है। अब यहाँ पर देखिए सभी प्रायिकताओं का योग हो जाएगा PE0 + PE1 + PE2। अब इसको हम लोग सबको जोड़ देंगे, जितना भी प्रायिकता है निकला था सबको जोड़ देंगे तो टोटल देखिए 1 आना चाहिए। ये हमारा प्रूफ के लिए होता है, ठीक है, कि हम लोग जो क्वेश्चन बनाए हैं वो सही है या गलत है। तो एक्चुअल में इसको आप कर भी सकते हैं, इतना सा नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए सेक्शन सी देखिए 5 × 3, ठीक है, 5 × 3 बराबर 15, यानी कि 5 नंबर का है। टोटल क्वेश्चन कितना है 3 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन 3 से ज़्यादा ही क्वेश्चन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। देखिए एक 15 है और अगला 15 के बाद यहाँ पर 16, 17, 3 तो हो गया, लेकिन 18 नंबर का भी क्वेश्चन है और आई थिंक 19 नंबर का भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल रहा है, लेकिन आपको जब आपका फाइनल एग्जाम होगा उसमें आपको 3 क्वेश्चन ही बनाना रहेगा। यहाँ पर आई थिंक टाइपिंग में छूट गया है गलती से कि किन्हीं 3 प्रश्नों को सोल्व करें, इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। हम लोग सभी क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, ठीक है, जितना भी यहाँ पर दिया है 5 का 5 पूरा सोल्व कर लेंगे। इसमें से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए देखिए 15 नंबर, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर 2 बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ। देखिए आकृति यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आकृति दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर सोल्व क्या क्या करना है, हम लोगों को क्या क्या प्रूव करना है। पहला नंबर देखिए त्रिभुज APD सर्वांगसम त्रिभुज CQB और दूसरा है AP बराबर CQ और तीसरा है त्रिभुज AQB बराबर त्रिभुज CPD और चौथा देखिए AQ बराबर CP प्रूव करना है। फिर देखिए पांचवा APCQ एक समांतर चतुर्भुज है, इसको हम लोगों को प्रूव करना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और DP बराबर BQ है। प्रमाण में देखिए अब हम लोगों को टोटल 5 यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला देखिए त्रिभुज APD तथा त्रिभुज CQB में AD बराबर BC समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। फिर देखिए
डी पी बराबर बी क्यू दिया है। आगे देखिए कोण ए डी पी बराबर कोण सी बी क्यू एकांतर अंतः कोण, अतः एस ए एस यानी कि साइड एंगल साइड सर्वांग से त्रिभुज ए पी डी सर्वांग त्रिभुज सी क्यू बी, ये तो प्रूव हो गया पहला। अब देखिए दूसरा, अतः ए पी बराबर सी क्यू, समीकरण 1 मान लेते हैं, ये क्यू बराबर है सी पी सी टी से, ठीक है, सी पी सी टी से सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। फिर देखिए तीसरा, त्रिभुज ए क्यू बी तथा त्रिभुज सी पी डी में ए बी बराबर डी सी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। फिर देखिए बी क्यू बराबर डी पी दिया है। फिर देखिए आगे कोण ए बी क्यू बराबर कोण सी डी पी एकांतर अंतःकोण, अतः फिर से एक बार एस ए एस यानी कि साइड एंगल साइड सर्वांग से त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग त्रिभुज सी पी डी सर्वांग हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर देखिए, अतः ए क्यू बराबर सी पी, इसको हम लोग समीकरण दूसरा मान लेते हैं, सी पी सी टी से ये दोनों बराबर हो जाएगा, सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। अब देखिए 5वां नंबर, समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि त्रिभुज ए पी सी क्यू में सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के बराबर है, अतः ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, इसे आपको नोट कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 16 नंबर, सिद्ध कीजिए एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार आपको लिखना है, देखिए हल यहाँ से दिया है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी बी सी एक ही आधार पर यानी कि बी सी पर तथा एक ही समांतर रेखाओं बी सी और ए डी के बीच स्थित है। सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, हम लोगों को सिद्ध करना है। देखिए बनावट यानी कि रचना, आप यहाँ पर रचना और बनावट सेम है, रचना भी लिख सकते हैं बनावट की जगह पर। सी ई समानांतर बी ए तथा बी एफ समानांतर सी डी खींचा। प्रमाण, चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए ये रचना से किए हम लोग यानी कि बनावट से। देखिए चतुर्भुज एफ बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी ई तथा समांतर चतुर्भुज एफ बी सी डी एक ही आधार बी सी पर और एक के ही समांतर रेखाओं के बीच है, अतः हम लोग इसको लिख सकते हैं, अतः एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी ई बराबर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज एफ बी सी डी, ये प्रूव हो गया है। समीकरण 1 इसको मान सकते हैं और ये प्रूव हो चुका है। इसे आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर जो डायग्राम है इसको भी आपको ड्रॉ कर लेना है। कहीं पर दिक्कत हो रहा है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, वो दिक्कत हो रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अलग से मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए 17 नंबर, एक त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जिसमें वाई बराबर 30 डिग्री, जेड बराबर 90 डिग्री और एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स बराबर 11 सेंटीमीटर हो। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, हल के चरण, ठीक है, हल के चरण। देखिए पहला, बी सी बराबर 11 सेंटीमीटर खींचे, बी सी यहाँ पर 11 सेंटीमीटर हम लोगों को खींचना है, ठीक है। फिर देखिए अगला, बी बराबर 1/2 गुना 30 डिग्री बराबर 15 का कोण बनाए तथा सी पर 1/2 गुना 90 बराबर 45 का कोण बनाए। तो टोटली यहाँ पर कहा गया है कि कोण बी पर हम लोगों को 15 डिग्री और कोण सी पर हम लोगों को 45 डिग्री का कोण बनाना है। यहाँ पर देखिए कोण बी यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लोगों को 15 डिग्री का कोण बनाना है और कोण सी यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लोगों को 45 डिग्री का कोण बनाना है। इसके बाद आगे देखिए तीसरा नंबर में, माना दोनों भुजाएं एक्स पर मिलती है, दोनों भुजाएं यहाँ पर देखिए इधर से आया और ये इधर से आया, एक्स पर दोनों मिल गया है। देखिए बी एक्स तथा सी एक्स के लंब समद्विभाजक खींचे, माना ये समद्विभाजक बी सी को वाई तथा जेड पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इस तरीके से समद्विभाजक खींचेंगे और ये वाई और जेड पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब हम लोग 5वां नंबर में देखिए, एक्स
को वाई तथा जेड को एक्स से मिलाएं। एक्स को वाई से, एक्स को वाई से और जेड को एक्स से, ठीक है, मिला देना है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज यहाँ पर है, देखिए एक्स वाई जेड, ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। ये जिसमें कोण जेड बराबर 90 डिग्री, कोण वाई बराबर 30 डिग्री और एक्स सभी यहाँ पर जो परिमाप है वो कितना है, 11 सेंटीमीटर का है। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा। यहाँ पर चांद से आपको कोण नहीं बनाना है, चाप से कोण बनाना है, इसको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 18 नंबर, एक त्रिभुजाकार पार्क ABC की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर तथा 50 मीटर है। आकृति देखिए, यहाँ पर जो आकृति दिखाया गया है इसको देखना है। एक माली धनिया को इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है और इसके अंदर घास उगानी है। उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है? एक और 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए उसे चारों ओर ₹20 प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है। त्रिभुज इस प्रकार का है, तो यहाँ पर त्रिभुज का पहला भुजा है, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा ABC, ठीक है। पहला भुजा देखिए BC बराबर 120 मीटर और यहाँ पर देखिए B यानी कि दूसरा भुजा CA बराबर 80 मीटर और यहाँ पर तीसरा भुजा AB बराबर 50 मीटर। यहाँ पर मीटर को भी आपको लिखते जाना है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग S निकालेंगे, A नहीं, मिस्टेक से A हो गया है, S निकालेंगे, S, ठीक है। S यानी कि अर्ध परिमाप बराबर A + B + C बट्टे 2, सबको जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो 25 हमारा S आ जाएगा। अब देखिए, अब जिसमें घास उगानी है वह आवश्यक क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल √S × S - A × S - B × S - C होता है। वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर टोटल देखिए 375 √15 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आगे देखिए, अब बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई, त्रिभुज का परिमाप माइनस फाटक की चौड़ाई। यहाँ पर देखिए त्रिभुज का परिमाप 250 मीटर है और यहाँ पर फाटक का जो चौड़ाई है वह 3 मीटर है। माइनस कर देंगे तो 247 मीटर आ जाएगा इसका टोटल तार का लंबाई, ठीक है, टोटल तार का लंबाई। अब यहाँ पर देखिए, अब बाड़ लगाने का व्यय 20 रुपये प्रति मीटर है, तो हम लोग 20 को 247 से गुना कर देंगे तो टोटल 4940 रुपया कुल व्यय आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट 19 नंबर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरियां ये है। यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है वो सभी 40 इंजीनियर का अपना घर और काम करने का जो स्थान है वहाँ से किलोमीटर में दूरी दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन है 0 से 5 को जिनमें 5 शामिल नहीं है, पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए हुए आंकड़ों में वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाएं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। देखिए यहाँ से आपको इसका आंसर लिखना है, यहाँ से, ठीक है। देखिए यह दिया गया है कि वर्ग अंतराल 5 की एक समूहीकृत बारंबारता बंटन तालिका का निर्माण करना है। इसीलिए वर्ग अंतराल 0, 5, 5, 10, 10, 15, 15, 20 इस तरीके से आगे 5-5 के अंतराल से आगे बढ़ेगा। आगे देखिए, ऊपर दिए गए आंकड़ों को देखकर एक समूहीकृत बारंबारता बंटन सारणी का निर्माण निम्नानुसार किया जा सकता है। सबसे पहले आपको इस तरीके से सबसे ऊपर दूरी किलोमीटर में लिखना है, उसके बाद मिलान चिन्ह लिखना है और बारंबारता लिखना है और इस तरीके से लाइन खींच लेना है। इस तरीके से लाइन खींच लेना है, एक चार्ट बनाना है, ठीक है। इस तरीके से आपको चार्ट बनाना है। देखिए फिर देखिए 0 से 5 किलोमीटर की दूरी कितना बारंबारता है, 5 बार बारंबारता है। 5 बार 5 ऐसे इंजीनियर हैं जिसका घर से लेकर काम करने का स्थान का दूरी 0 से 5 किलोमीटर के बीच में है। तो यहाँ पर देखिए मिलान चिन्ह कैसे करते हैं, 4 बार आपको डंडा खींचना है, 1, 2, 3, 4 और 5वां में इस तरीके से मिला देना है, ठीक है। तो यहाँ पर वो ऑलरेडी किया हुआ है, आप देख सकते हैं ऐसा। फिर देखिए 5 से 10 किलोमीटर के बीच में कितने लोगों का है, तो 11 लोगों का है। तो यहाँ पर 11
यहाँ पर मिलान चिन्ह करना है। देखिए यहाँ पर आपका 5 हो गया, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1 11, यहाँ पर 11 है। फिर देखिए 10 से 15 का भी 11 है, तो 5 5 10 और 1 11। उसी प्रकार 15 से 20 किलोमीटर वाले कितने हैं, 9 इंजीनियर हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4 लाइन खींचा हुआ है, 9 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 20 से 25 सिर्फ एक इंजीनियर का घर ऐसा है जो 20 से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है ऑफिस से, तो यहाँ पर 1 है। फिर देखिए नेक्स्ट 30 से 25 1 है, यहाँ पर 1। फिर देखिए नेक्स्ट 30 से 35 2 है, तो यहाँ पर 2 लाइन खींच देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से टोटल 40 इंजीनियर हैं। अब देखिए नीचे आपको इस तरीके से लिखना है, देखा जा सकता है कि बहुत कम इंजीनियर ऐसे हैं जिनके घर उनके कार्यस्थल से 20 किलोमीटर से अधिक या उसके बराबर की दूरी पर होते हैं। अधिकांश इंजीनियरों का कार्यस्थल उनके घरों से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये वाला लाइन आप नहीं लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, बट लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आज हम लोग जैक बोर्ड क्लास 9 का मॉडल क्वेश्चन सोल्व किए मैथ का। ठीक है, मैथ का। और ये आपका जून में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी का मॉडल क्वेश्चन है 2022 का। यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, इसलिए पूरा आपको याद कर लेना है। और बाकी सब्जेक्ट और बाकी सेट भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। जब अपलोड करूंगा तब इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं ज़रूर दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको बाकी वीडियो जब अपलोड होगा तब मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव ए गुड डे।